मुकाबले में चौधरी देवीलाल थे जी। नॉमिनेशन फाइल तो चौधरी चरण सिंह ने भी किया था, लेकिन चौधरी चरण सिंह अपनी डेट ऑफ बर्थ नॉमिनेशन पेपर पर नहीं भर पाए जी, जिसकी वजह से उनका नॉमिनेशन खारिज हो गया जी, फिर डायरेक्ट मुकाबला मेरा और चौधरी देवीलाल का था जी, लेकिन लोगों की मेहरबानी ऐसी हुई कि मैं जीत गया और चौधरी देवीलाल हार गए जी। और उसमें चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री रह चुके थे हरियाणा के, मुख्यमंत्री रह चुके थे, बहुत बड़ा चेहरा था हरियाणा की राजनीति में जी। तो मुझे जब मैं 1 महीना हुआ था मुझे मेंबर पार्लियामेंट बने, चौधरी देवीलाल आए पार्लियामेंट में जी, सेंट्रल हॉल में हम बैठे थे और मैंने देखा कि चौधरी देवीलाल आगे भाई, मैं भाग के गया, मैं गाँव चौधरी साहब चाय पिलाऊंगा जी। चौधरी देवीलाल बोले रहे धर्मपाल ही पानी पिया था तूने। चौधरी देवीलाल, भजनलाल, छोटालाल साहब, बंसीलाल के साथ कुछ अच्छे यादगार किस्से बताओ, जो भी आप लोगों के साथ बैठते हो उन किस्सों को याद करते हो, हंसी मजाक या कोई और अच्छे किस्से इनके 1-2। देखिए चौधरी देवीलाल के बारे में तो मैं ये कहूँगा, जब मैंने नॉमिनेशन फाइल किया, मैं जब कांग्रेस का प्रधान था और भैंसवाड़ कला में जलसा था जी मेरा, और मैंने चंडीगढ़ से आना था, चंडीगढ़ से सीधा बीदल आना था और बीदल से कुछ ट्रैक्टर वगैरह लेकर बैठ के लोग जाने थे जी। जब मैं वहाँ गया तो हमारी दहलीज में चौधरी देवीलाल बैठे बाहर और सुमित्रा, डॉक्टर सुमित्रा चौधरी बंसीलाल की लड़की वो बैठी चारपाई पे और मेरे घरवाली बैठी जी। वो सोनीपत से वहाँ गाँव में पहुँच गई, इकट्ठे जाना था। तो मैंने आते चौधरी साहब को नमस्ते दी, मैं चौधरी साहब बीदल वालों भाई चौधरी साहब की सेवा पानी करी है कि नहीं जी। बोले बतेरी कर रखी बीदल वाला ने मेरी सेवा। मैं नहीं चौधरी साहब फिर भी हमारा धर्म बनता है, फर्ज है जी। बोले ना मैंने दूध पी लिया जी। मैं सुनाओ फिर कैसे आए थे जी। बोले 2 काम है भाई, एक तो सुधा मैंने दे दे जी, मेरे बंसीलाल की छोरी ने मैं लिया जी, इसने लीडर बनाऊंगा जी। बंसीलाल की बेटी साथ में बैठी थी उसके सुमित्रा जी, मगा जी आपकी बेटी है ले जाओ, मैंने क्या करना है जी। बोले ना ये तो रोटी पुआओगा, मैंने सुनी है घनी पड़ रही है यार, और मैं इसने लीडर बना दूंगा। वो ऐसे ऐसे काम करते थे जी, माँ कर लो जी ले जाओ, मुझे कोई इतराज नहीं, मगर ये तो मैंने बता दिया जी। दूसरी और बताओ, बोला भाई दूसरा इस्तीफा दो तुम, SYL किनाल के बारे में सारे कांग्रेसियों के इस्तीफे लेते फिर लेते वो जी। मैंने कहा तो ऐसा इस्तीफा नहीं दूँ, आगे ही बने हैं इस्तीफा कैसे दे। अच्छा, आपके पुराने साथी चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे वो हरियाणा को नाप रहे हैं, उनकी यात्रा को कैसे देखते हो आप? बड़ी गाँव में इज्जत होती होगी उसमें तो। मैं कहता हूँ गांव में MLA MP आ गया तो ये सोच लेते थे कि भाई यूँ बहुत महान आदमी है, लेकिन आज तो हम निकले हैं ना जी। अगर मलिक साहब आ रहे हैं ताश खेलना, ठीक से आ रहे होंगे गिरो एक पत्ता अगला पत्ता गिरो, हाँ तो इसलिए वो वैल्यू उनकी नहीं रही जी। और मैं तो ये कहूँगा नेताओं ने अपनी वैल्यू घटा ली क्योंकि वो बिजनेस माइंडेड हो गए जी, ये फर्क है। हरियाणा में चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और भजनलाल के साथ राजनीति कर चुके हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी धर्मपाल मलिक जी हमारे साथ हैं। तीनों लालों के साथ राजनीति में लंबा समय बिताया है, तो इनकी राजनीति के अनुभव जानेंगे और उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में क्या अंतर आया है और हरियाणा में कांग्रेस का क्या भविष्य है, सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखना। हरियाणा की जो पिछले 30, 40, 50 साल की पुरानी राजनीति है, आज की जो युवा पीढ़ी है वो उसको बड़ी बारीकी से और नज़दीक से इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएगी। जी मलिक साहब नमस्ते जी। नमस्कार जी। और से ठीक है सर? बिल्कुल मेहरबानी है जी। बड़ा लंबा समय आपने राजनीति में बताया और अब भी एक्टिव हो आप, हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन समिति का चेयरमैन भी आपको बनाया है, तो थोड़ा पिछली पास्ट से शुरू करते हैं। कितनी उम्र में राजनीति आपने शुरू कर दी थी? ये देखिए, मैं वैसे राजनीति में तो कॉलेज टाइम से ही हूँ। अच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं सुप्रीम काउंसलर रहा जी चुनाव से। कब के सन की बात है ये? जब मैं वहाँ लॉ फैकल्टी में पढ़ता था तो सुप्रीम काउंसलर बना इलेक्शन से, लॉ फैकल्टी से।
और वहीं से शुरुआत हो गई जी। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू की। 1 साल में रोहतक रहा। चौधरी लहरी सिंह मेरे गुरु थे जी। राजनीति के भी और वकालत के भी जी। और वो समय एक इतना इम्पोर्टेंट था मेरी लाइफ में कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। कितनी उम्र थी तब आपकी? मेरी उम्र 23-24 साल हो गई। ओके जी। और उसके बाद फिर मैं गोहाना शिफ्ट हो गया। वहाँ मैंने ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़ा और ब्लॉक समिति का मेंबर बन गया गोहाने का जी। उसके बाद मैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक रोहतक का मैनेजिंग डायरेक्टर इलेक्ट हो गया। इलेक्शन से होता था जी। उस टाइम एक ही डिस्ट्रिक्ट था, झज्जर गोहाना अलग नहीं थे। और उसके बाद 1977 में कांग्रेस पार्टी से मैंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा लेकिन थोड़ी राय से मैं जी। ये कौन से सन में लड़ा था ये? 77 में पहला चुनाव लड़ा आपने? हाँ, गोहाना से जी। फिर 1984 में जी लोकसभा का इलेक्शन लड़ा। मुकाबले में चौधरी देवीलाल थे जी। नॉमिनेशन फाइल तो चौधरी चरण सिंह ने भी किया था लेकिन चौधरी चरण सिंह अपनी डेट ऑफ बर्थ नॉमिनेशन पेपर पर नहीं भर पाए जी, जिसकी वजह से उनका नॉमिनेशन खारिज हो गया जी। फिर डायरेक्ट मुकाबला मेरा और चौधरी देवीलाल का था जी। लेकिन लोगों की मेहरबानी ऐसी हुई कि मैं जीत गया और चौधरी देवीलाल हार गए जी। और उसमें चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री रह चुके थे हरियाणा के? मुख्यमंत्री रह चुके थे, बहुत बड़ा चेहरा था हरियाणा की राजनीति में जी। तो मुझे जब मैं 1 महीना हुआ था मुझे मेंबर पार्लियामेंट बने चौधरी देवीलाल आए पार्लियामेंट में जी। सेंट्रल हॉल में हम बैठे थे और मैंने देखा कि चौधरी देवीलाल आगे भाई मैं भाग के गया गाँव चौधरी साहब चाय पिलाऊंगा जी। चौधरी देवीलाल बोले रहे धर्मपाल ही पानी पिया था तूने चौधरी देवीलाल मजाकिया थे जी। मैंने कहा चौधरी साहब बालक हैं हम तो आपके जी, आपसे राजनीति सीखनी है जी। बोला नहीं भैया मैंने तेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोला चुनाव जी। मैं कहा चौधरी साहब मन ने भी कोई एक शब्द नहीं बोला मैंने तो इतना ही कहा था जी कि यार मैं तो थारे घर का छोरा हूँ जी, कम से कम मेरे को उड़ाना देना होगे, कोई काम ना होगा तो साइकिल पर चढ़का जाओगे जी। और चौधरी देवीलाल को जो उड़ाना देना होगा तो कार करनी पड़ेगी, 400 किलोमीटर चौटाला जाना पड़ेगा जी 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 जी। वही थी इसलिए ज़्यादा मैंने कुछ नहीं कहा और यह बात भी सच्ची थी। अच्छा, तो यहाँ से ये हुआ जी। अच्छा, क्या कारण रहे आप उस चुनाव में आपकी जीत और उसमें क्या भजनलाल वो चरण सिंह और देवीलाल की पाटम हो गई थी? नहीं, उससे पहले तो उनका 2 फ्रीक हो गए थे जी। एक लोकदल है और एक लोकदल ब जी। लेकिन उस चुनाव में वो इकट्ठे हो गए थे दोनों लड़े फिर मर्ज कर लिया, एक ही हो गया था लोकदल और वो सब एक थे जी। लेकिन लोगों की मेहरबानी और इंदिरा जी की कुर्बानी जी, बहुत बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ। इंदिरा जी की कुर्बानी की वजह से लोगों एक लाम बंद हो गए जी 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 और लोगों ने साथ दिया बिल्कुल। यहाँ से शुरुआत। तो उसके बाद तो आपकी सियासत का भी सिक्का चमक गया था। ये देखिए फिर मैं 89 में चौधरी देवीलाल को थोड़ी सी वो करते थे क्योंकि 84 में मैंने चौधरी देवीलाल को हराया। 87 में चौधरी देवीलाल की आंधी आ गई हरियाणा में बिल्कुल और चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर बन गए। जब भी मुझे मिलते कहते धर्मपाल यार 1 बजे तेरे तो बदला लूंगा। अच्छा, चौधरी साहब मेरे के लिए क्यों मजाक करो, अब बालक तो बदला लिया करें। बोला ना 1 बजे लूंगा जी। कपिल देव शास्त्री मेरे पास ही रुकता था। अच्छा जी। वो खड़ा कर दिया। हाँ बिल्कुल। तो मैं वो फिर हार गया जी, लेकिन डिक्लेयर कर दिया। मुझे पहले ही पता लग गया था कि चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर हैं और आरसी राव रिटर्निंग अफसर थे, वो डीसी थे सोनीपत। तो उन्होंने मुझे इशारा भी कर दिया था जी कि भाई मामला देख लेना अपना। लेकिन हमने सारा सिस्टम ऐसा जोड़ लिया था कि हमें डिक्लेयर करेंगे ये मेरे खिलाफ वाले को और मुझे हराएंगे। तो फिर भी मैं वो
एक 1.25 साल चली थी वह पार्लियामेंट, फिर भंग हो गई थी। लेकिन जब मैं जीत का आया कोर्ट से, इन दी मीन टाइम लोकसभा भंग हो गई, मैं शपथ नहीं ले पाया जी। फिर 91 में चुनाव हुआ, 91 में फिर मैं कपिल देव के खिलाफ ही था, तो मैं फिर जीत गया जी। फिर मैं 92 में जी हरियाणा कांग्रेस कमेटी ने जी का प्रधान बना दिया जी। 97 तक रहा। श्री भजनलाल उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे जी। और उसमें आपकी भजनलाल की तो बड़ी दोस्ती की खिचड़ी वाली थी। श्री भजनलाल मेरी मदद करते थे, उनकी मदद से ही मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट बना था। और हमारा अच्छी गजब की ट्यूनिंग रही आपकी। हाँ। कैसे नेता थे श्री भजनलाल? बड़े नज़दीक से आप रहे उनके। ये देखिए, श्री भजनलाल, श्री बंसीलाल और ओम प्रकाश चौटाला, तीनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं जी, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर तो चौधरी बंसीलाल को मैं जी मानता हूं। और जो जिस ढंग से उनका सिक्का था तो ओम प्रकाश चौटाला का, जिस ढंग से अधिकारी दबते थे, उस लिहाज से वो आगे थे जी। डेवलपमेंट के लिहाज से चोई बंसीलाल ने काम बहुत किया। और चोई भजनलाल एक सामाजिक आदमी थे, मतलब किसी को नाराज नहीं करते थे जी। उस लिहाज से मैं उनको नंबर देता हूँ जी। इनसे ऊपर मानते दोनों से ना, वो सामाजिक तौर पर सबको साथ लेने की कोशिश करते थे जी। चोई भजनलाल नाराज नहीं किया किसी को, किसी को नाराज नहीं करते थे। जो भी उनके खिलाफ खड़ा हुआ, चुनाव के बाद उसको बुला लिया और उसके साथ हो गया। तो ये थी। विरोधी तो होने नहीं दिए इकट्ठे, तो अलग इसमें चलने नहीं दिया उसको जी। ये उनमें तीनों की अलग अलग थी जी। इन तीनों नेताओं की एक एक पॉलिटिकल खूबी क्या थी, पॉलिटिकल कमियां क्या थी, उसके बारे में बताओ सर साहब। ये देखिए, चोई देवीलाल की तो कमी ये थी कि वो सादा आदमी था, लेकिन वो जनता की रग को पहचानते थे। जैसे बुढ़ापा पेंशन शुरू की जी, और उस टाइम चोई बंसीलाल ने कहा था, भाई अगर न्यू पेंशन होती हो तो मैं ही कर देता। लेकिन चोई देवीलाल को क्रेडिट जाता है उस बात का, बिल्कुल। और आज बूढ़े उनको याद भी करते हैं। और तो पूरे इंडिया में होगी। हाँ जी, पूरे इंडिया में होगी, वहीं से शुरू हुई थी। उससे पहले विधायकों की भी पेंशन नहीं होती थी। अच्छा। तो देवीलाल के टाइम शुरू हुई थी विधायकों की। तो ये बंसीलाल की एक विशेषता थी, उन्होंने काम बहुत हरियाणा में किए, क्योंकि नई स्टेट बनी और पैसा सेंट्रल से खूब आया। उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की, उस लिहाज से वो ऊपर थे। लेकिन उनका व्यवहार थोड़ा कड़वा रहा हमेशा, बिल्कुल, जिससे नुकसान हुआ। और वकालत वाला रूखापन सा था। हाँ, उनमें वो रहा। तो भजनलाल एक व्यवहारिक आदमी थे, बिल्कुल किसी को नाराज नहीं होने देना चाहते थे। चाहे कोई भी आ गया, उसी को ठीक कर दिया जी। ये इन तीनों की अलग अलग विशेषताएं रही हैं, और मैंने इन सब से सीखा है जी। क्योंकि मेरे लिए तो ये बाप के बराबर थे तीनों ही, बिल्कुल। और तीनों ही को मैं अच्छा आदमी मानता हूँ। ऐसा जैसे अब हो गया, एक दूसरे के खिलाफ माँ बहन की गालियाँ देना, ये कोई नेतागिरी नहीं है जी। ये हमारे प्रजातंत्र सिस्टम ये सलाह भी नहीं देता कि ऐसे हो जी। लेकिन मैं तो उसी लाइन पे हूँ, मेरा कोई दुश्मन नहीं। कितनी बदल गई राजनीति आपके दौर की और अब में? ये देखिए, दिन रात का फर्क पड़ गया, वो बात नहीं रही। अब तो राजनीतिक आदमी यूँ मान लो कि पहले राजनीति में सेवा करने के लिए आते थे, अब राजनीति का व्यापारीकरण हो गया जी। पैसा कमाने आते, पैसे कमाना, पेट्रोल पंप लेना, गैस की एजेंसी ले ली, कोई खान ले रहा है, ये सिस्टम हो गया। पहले ऐसा नहीं था। अब तो राजनीति में इन्वेस्ट करने लगे लोग। हाँ जी, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। बहुत बढ़िया राजनीति थी जी। लेकिन आज तो मैं तो खुद ये महसूस करता हूँ, यार ये हो क्या गया, सारा समाज बट गया, जात बिरादरियों में बट गए, गोत्र तक बात आ गई जी।
तो लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मेरे कास्ट की राजनीति पहले भी थी, जैसे आज जाट नॉन जाट जैसे हो रहा है? नहीं, इतना नहीं था जितना आज हो रहा है, इतना बिल्कुल नहीं था। उस टाइम तो बिल्कुल सच्ची सुच्ची राजनीति थी, कोई किसी प्रकार का वो नहीं था। हमारे पास तो अगर जिसने राय नहीं दी वो भी आ गया, उसकी भी इज्जत करते थे। लेकिन अब तो दुश्मनी सी बना लेते हैं, बहुत गलत हो गया जी। तो ये है। अच्छा, उस समय जैसे आपने राजनीति जब शुरू की, जब तो कांग्रेस का बड़ा सिक्का था पूरे देश में ही, पूरे देश में सिक्का था। लेकिन आज कांग्रेस में दिक्कत ये आ गई। हाँ, क्या कमी है? आज बिहार का चुनाव भी जैसे रिजल्ट आया है। हाँ, रिजल्ट काफ़ी गलत रिजल्ट आया है। कांग्रेस के लिए बड़ा एक सबक सीखने की बात है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन पर जोर देना चाहिए, और जो आदमी अनुशासन में नहीं रह सकता उसको बाहर कर देना चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा हो और कितना ही छोटा हो। घर भी नहीं चल सकता जब तक अनुशासन ना हो। बिल्कुल। तो ये सिलसिला है, और मुझे जिम्मेदारी ऐसी दी है अनुशासन की, तो मेरी कोशिश है जी कि सबको मनाएं। हालांकि हर पार्टी की यह कोशिश होती है कि लोग पार्टी में आएं, और मेरी भी कोशिश यही है जी। लेकिन जो पार्टी में रहकर लगा करता है, एक तो घर में बैठा चोर है और एक चोर बाहर है जी। बाहर वाले चोर से तो आप निपट सकते हो जी, लेकिन जो घर में बैठा हुआ है वही चोरी कर रहा है, तो वो सबसे बुरी बात है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, तो सब ये बताओ, जैसे जब आपने चुनाव लड़े थे और आजकल के जो चुनाव हैं, एक एमएलए के चुनाव पे भी आज करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। आप चुनाव लड़ते जब कितना खर्चा होता था उस समय? ये देखिए भाई साहब, मैं बहुत इलेक्शन लड़े, 5 इलेक्शन पार्लियामेंट के लड़े, 4 विधानसभा के लड़े, और छोटे मोटे तो घने ही लड़े जी। लेकिन लोग ही लड़ते थे, वही सपोर्ट करते थे। पार्लियामेंट के 9 असेंबली सेगमेंट हैं, 9 जगह में रोटियों का इंतजाम कर देता था पूरी, और आलू की सब्जी और कुछ नहीं जी, और हुक्का रख देता था, इसके अलावा कुछ नहीं। आजकल तो इतना बुरा हाल है जी कि मैं कहता हूँ चुनाव से पहले लड़कियां की, औरतों की तीर देकाएं हैं, अच्छा ट्रक में उतरे हैं जी। और सारा ही करप्शन हो गया। शराब चल गई। नहीं, दारू तो जितनी आज चल रही है पहले थी ना जी, कभी नहीं थी। अच्छा, कभी भी नहीं थी। मैंने कभी किसी ना मेरे से किसी ने एक बूंद दारू मांगी, और देने का तो सवाल नहीं, मैं तो आर्य समाजी आदमी हूँ, और पैसा मेरे से किसी ने नहीं लिया, किसी ने नहीं लिया जी। और मेरा शुरू से ये रहा, जितने भी चुनाव लड़े मैं कहता था भाई आखिरी वोट पड़ने तक मेरी कितनी मदद करो, लेकिन आखिरी वोट पड़ने के बाद मैं जीतूं चाहे हारूं जी, उसके बाद में माला नहीं डलवाऊंगा। मैंने डलवाई भी नहीं जी। जिन्हें माला डाली मैंने उसको वापस डाल दी। मैंने ज़िंदगी में ये नहीं किया। बिल्कुल। अच्छा, 100 गाड़ियों का काफिला जैसे अब चलता है, क्या उसमें भी इतनी गाड़ियाँ होती थी? मैं पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़े बहुत है, और एक इलेक्शन में एक मेरी गाड़ी होती थी, एक साथ में होती थी, 2 गाड़ी में वैसे चुनाव प्रचार होता था। और ये चौधरी देवीलाल ने लड़ा उस समय, तब भी उस टाइम भी यही था। अच्छा, वो भी 1-2 गाड़ियों में चलते थे। मैं जिस असेंबली सेगमेंट में जाता था, मिसाल के तौर पर सफीदों आया, तो मैं एक जो सफीदों का सीनियर आदमी हो या एमएलए सीटिंग हो, उसको बिठा लेता था जो मुझे गाइड कर दे कौन सा गांव आएगा, किस किस्म के लोग हैं, किस कैसा सिस्टम है। इसके अलावा कोई नहीं होता था जी। अच्छा, ये तो उस समय मतलब आप लोगों से आम आदमी की क्या अपेक्षाएं थी और आजकल के लोगों की क्या अपेक्षाएं नेताओं से? उस टाइम अपेक्षा केवल ये थी कि नेता हमारी राजी खुशी पूछ ले, दुख सुख में आ जा, छोटे मोटे जिसे हम काम क्या वो ईमानदारी के साथ कर दे। आज तो लोग जाते हैं नेताओं के पास, ठगी बगी होती है, ये कोई कोटा लेने, कोई परमिट लेने, कोई कुछ करने, कुछ नहीं, मतलब दिन रात का अंतर आ गया जी। ऐसा पहले नहीं था। बड़ी गांव में इज्जत होती होगी उसमें तो? मैं कहता हूँ गांव में एमएलए एमपी आ गया तो ये सोच लेते थे कि भाई यूँ बहुत महान आदमी है, लेकिन आज तो हम निकले हैं ना जी, अगर मलिक साहब आ रहे हैं ताश खेलना, अरे ठीक से आ रहे होंगे, गिरो एक पत्ता अगला पत्ता गिरो। हाँ, तो इसलिए वो वैल्यू उनकी नहीं रही जी। और मैं तो ये कहूँगा नेताओं ने अपनी वैल्यू घटा ली, क्योंकि वो
बिजनेस माइंडेड हो गए। जी, ये फर्क है। बिल्कुल। अच्छा सुरेश साहब ये बताओ, जैसे अभी हरियाणा में बीजेपी को 2015 से पहले तो ये कहा जाता था ये शहरियों की पार्टी है, अब लगातार 3 बार से सत्ता में। हरियाणा में क्या भविष्य देख रहे हो कांग्रेस का, और क्या कारण है बीजेपी लगातार 3 चुनाव जीतती आ रही है? ये देखिए भाई साहब, मैं आज भी बहुत लोगों में मिलता हूँ, लोगों की नीयत ये है कि कांग्रेस जीते, लेकिन कांग्रेस कुछ गलतियां कर देते हैं टिकटों के बंटवारे की में, या जात बिरादरी के चक्कर बीजेपी ने चला दिया, उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। उन्होंने कुछ बांट दिए, कुछ हमारी कमजोरी रह गई, बहुत दिक्कत है। लेकिन लोगों की नीयत आज भी ये है, किसी से बात कर लो, गांव में जाओ आप जी, हर बिरादरी का आदमी ये कहेगा बीजेपी ने नाश कर दिया। लेकिन हमारे अंदर हमने अपनी एकता दिखानी चाहिए, और पार्टी में जो आए वो ईमानदारी से पूरा साथ देने के लिए आए। लेकिन अब पार्टी में आते हैं टिकट के लिए, आगे 50-50 कैंडिडेट हो जाते हैं, वो गलत सिस्टम है। जो उसके काबिल हो उसको आगे भेजो और उसको आगे चलाओ, ये अंतर है। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। मैं तो आज भी कहता हूँ, मुझे जिम्मेदारी दी है, कोशिश करूँगा पूरे ढंग से निभाने की। और मैं तो सब नेताओं को कहता हूँ कि भाई अगर कांग्रेस में ईमानदारी से रहना है, लोगों की सेवा करने की भावना है, तो कांग्रेस में रहो, और नहीं तो जी थारा सूत बैठता हो बिठा लो जी। लेकिन कांग्रेस में रह के कोई अनुशासनहीनता करेगा, वो मेरे बस की तो है नहीं, मैं तो बर्दाश्त करूंगा नहीं जी। अच्छा, ये जो चुनाव था इस बार वाला, इस बार तो सारे सर्वे कह रहे थे कि कांग्रेस आओगी, लेकिन बीजेपी ने पूरे चुनाव में एक मुद्दा बनाए रखा, बाबू बेटा बाबू बेटा बाबू बेटा। क्या उसका नुकसान तो नहीं हुआ, या क्या या सेल अलग बैठ गई थी, उसका नुकसान मानते हो? देखिए, इसमें कुछ कई चीज़ें हुई हैं, मैं आपको बताऊं। एक तो हमारी टिकटों का थोड़ा ठीक और बढ़िया हो जाता तो ठीक रहता। टिकटों तो सारी हुड्डा साहब ने बांटी। हाँ, वो गलत हो गया। मेरिट पर टिकट दो, जो वाकई में कांग्रेस के डेडिकेटेड हैं उनको टिकट दो, जिनकी भावना ठीक है, जो सच्चे सुच्चे आदमी उनको दो। ये जो ग्रुपिज्म में टिकट बटी वो गलत है। मेरे ग्रुप के आदमी को मिल गई तो मैं चाहूँगा वो जीत जा, खिलाफ के ग्रुप वाले को मिल गई तो मैं वहाँ जाऊँ नहीं, तो उसका नुकसान हुआ। ग्रुपिज्म से बहुत मोटा नुकसान हुआ। लोग आज भी कांग्रेस के नेताओं को ये कहते हैं कि यार तुमने हमारा सत्यानाश कर दिया थारे ग्रुपिज्म ने, हम चाहते थे कि कांग्रेस का राज आए। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने कहा कि टिकट गलत तरीके से बटी, तो टिकट तो जैसे हुड्डा साहब ने बांटी थी, 2 बार के मुख्यमंत्री भी इतनी गलती कैसे कर बैठे टिकट बांटने की? हुड्डा साहब ने अकेले तो नहीं बांटी, मैक्सिमम उन्हीं के ग्रुप को मिली। रोल तो सबका ही था, लेकिन ये है कि अगर और ज़्यादा बढ़िया ढंग से विश्लेषण करते, जांच पड़ताल करते, और घने, मैं कहता हूँ मैंने ऐसा देखा ही नहीं, हल्के वाइज 2-3 से लोगों से ज़्यादा कैंडिडेट ही नहीं होते थे जी। अब जुलाने हल्के में 82 कैंडिडेट 82 थे जी। अब आप अंदाज़ा लगाओ, और वो आपस में फिर एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, और 82 में से एक को भी नहीं मिली, फिर एक को भी नहीं मिली। अब ये आप देखोगे, ये जो सीटिंग गेटिंग का फार्मूला है ना, मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये मतलब आम वर्कर या नेता जो ये चाहते हैं भाई टिकट नहीं मिली तो अगली बार मिल जाएगी, वो यूँ लग जाए यार यूँ सीटिंग हो गया तो फिर मिल जाएगी, इसने मारो पहले जी, तो वो एक नुकसान हो गया हमें। बिल्कुल। अच्छा, और सब ये बताओ, जैसे अभी कांग्रेस तो चलो ठीक है विपक्ष में है, लेकिन 3 बार की जो बीजेपी है, तीसरी बार नायब सैनी है, 2 बार खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, तो कोई नहीं मानता था हरियाणा में पहली बार बीसी मुख्यमंत्री बनाया है। जो ये बीजेपी जिस तरह की राजनीति करे, उसको क्या देखते हो भविष्य में? ये देखिए, वो बिल्कुल जात बिरादरी की राजनीति करती है बीजेपी, लोगों को बांटते हैं, कभी धर्म के नाम से, कभी जाति के नाम से। वो मेरिट की राजनीति नहीं करते। और एक आप उनको देखोगे, अब खट्टर की एंटी इनकम्बेंसी थी, 1 मिनट में चीफ मिनिस्टर बदल दिया, मारे वाले तो अड़े रहते हैं, वो उसका नुकसान हो जाता है। लोग जो हैं उनको एक
इतने कैंडिडेट बना देना, हाँ भाई देख कर थेपड़ देना, तेरी भी करेंगे कोशिश, लेकिन वो गलत है, उसका नुकसान हुआ हमें। अब सबक लेना चाहिए, मेरी तो अपनी ये राय है। पिछली बार मनोहर लाल ने यात्रा निकाल के इतने कैंडिडेट खड़े किए थे, इस बार दीपेंद्र ने यात्रा निकाल के कैंडिडेट खड़े कर दिए इतने। ये देखिए, एक दीपेंद्र की नहीं मैं गलती मानता, मैं आपको बताऊं, गलती में हम सब हैं, सब जिम्मेदार हैं नेता। हमने सब ने बहुत सोच समझ कर रहना चाहिए, और जो नेता का फर्ज है, जो धर्म है वो निभाना चाहिए, वो धर्म नहीं निभा रहे हम। जी ठीक है। अच्छा, अभी राहुल गांधी ने वो कहा कि हरियाणा में वोट चोरी और एक के घर में बहुत सारे वोट हैं। देखिए, इसको क्या मानते हैं, क्या ये सरकार बनी है वोट चोरी से बनी है, ये आप क्या देखते हो? ये देखिए, मैं ये मानता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये बीजेपी वाले बहुत तेज तरार हैं, सारी चीज मैनेज कर लेते हैं। ये बैलेट बॉक्स ने ये मैनेज कर लें, जो अफसर हैं, जो पोलिंग अफसर हैं, उनको ये मैनेज कर लें। इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी मैनेज्ड है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल उस ढंग से चलता है जैसे रूलिंग पार्टी आज बीजेपी उसके हिसाब से चल रहा है। उससे बहुत नुकसान हो गया, और मैं मानता हूँ कि अगर फेयर इलेक्शन होता तो बीजेपी ना 14 में जीतती, ना 19 में जीतती, ना 24 में जीतती। फिर इलेक्शन नहीं हो रहा, और ये ड्यूटी इलेक्शन कमीशन की है जी। इलेक्शन कमीशन तो जज है, अगर जज ही मिल जाए किसी से तो फिर रिजल्ट क्या होगा? अच्छा अभी बताओ, हमने बिहार में देखा राहुल गांधी तेजस्वी यादव की रैलियों में बहुत भीड़ थी, यात्राएं भीड़ रही, अमित शाह मोदी की रैलियों में कुर्सियां खाली पड़ी थी, फिर बीजेपी इतने बहुमत से कैसे जीत गई? ये देखिए, मैं कहता हूँ जी, उनका मैनेजमेंट मैं ठीक मानता हूँ, और वो हर प्रकार का मैनेजमेंट करते हैं, बूथ मैनेजमेंट करते हैं, उनका ऊपर इलेक्शन कमीशन से लेकर और नीचे तक उनका मैनेजमेंट है। हमारा मैनेजमेंट की कमजोरी है, हम मैनेजमेंट ठीक ढंग से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है। लोग आज हमारे कांग्रेस के नेताओं से दुखी हैं, जहाँ भी जाते हैं बोला जी नाश कर रखा है कांग्रेस का। लोगों की नीयत ठीक है जी, नेता एक जगह बैठे, एक स्टैंड पर हैं, तो लोग तैयार हैं, लोगों की कोई गलती नहीं जी। अच्छा, आपके पुराने साथी चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे, वो हरियाणा को नाप रहे हैं, उनकी यात्रा को कैसे देखते हो आप? ये देखिए, वीरेंद्र सिंह की मेरी तो बात हुई नहीं, लेकिन वो अपना कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सभी ने कोशिश करनी चाहिए, वो निकालें अपनी यात्राएं, लेकिन उसके बारे में क्योंकि मेरी तो कभी उनसे बात नहीं हुई, और वो कहते हैं कि मेरे को तो ऊपर वालों ने कहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो तो निकालेंगे। और किसी की में कोई ऐसी शक्ति हो, वो घूम सकता हो, फिर सकता हो, जा सकता तो लोगों में जाए जी, सारे जाएं, 90 हल्के कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता लोग निकालें यात्राएं, क्या दिक्कत है? लेकिन आप जो हुडाकुट के लोग हैं वो डर रहे हैं कि हम इस यात्रा में हल्के वाले शामिल हुआ नहीं हुआ, कदे हुडा साहब नाराज हो जाए ना जी। वो अपने आदमी खुद निकाल, अपनी निकाल लो भाई जी, जिनको डर लगता है वो अपनी यात्रा निकाल लो, लोगों तक पहुंचना है। ये एक तरीका है कि कुछ भी नाम उसका दे लो जी, वो लोगों तक पहुंचने का एक तरीका है। ये पहुंचो, लोगों में जाओ, सबका फर्ज बनता है जाएं। चाहे वीरेंद्र सिंह जा रहे हैं, उनके वो अपने ढंग से, उनकी अपनी राजनीति है जी। अच्छा, आप अपनी राजनीतिक यात्रा बता रहे थे 1987 तक, जैसे आप प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। ना 1987 नहीं, मैं 1997 तक। उसके बाद फिर आपने चुनाव ला, आखिरी चुनाव कब रहा आपका? मेरा आखिरी चुनाव रहा 2008 का जी। विधानसभा लोकसभा का जी? विधानसभा का। ठीक है। वो उस क्या रिजल्ट रहा था उसका? उसमें मैं हार गया था जी, और जगवीर सिंह मलिक बना था जी। उसके बाद फिर सक्रिय राजनीति से आप दूर? नहीं, सक्रिय राजनीति से दूर कभी नहीं रहा जी, आज भी सक्रिय हूँ। कितनी उम्र होगी सोच साहब आपकी? 81 साल का हो गया, 82 में चल रहा हूँ। और अनुशासन कमेटी के चेयरमैन हो अभी आप? मैं मेरी एक ड्यूटी लगाई है, कोई ये पद नहीं है जी, ये उन्होंने मुझे एक सेवा का मौका दिया है, और मेरे ऊपर जो विश्वास किया है पार्टी हाईकमांड ने, मैं कोशिश करूँगा उनके विश्वास को ना तोड़ूं और खरा उतरूं। जो भी गलत होगा उसका, अगर वो मेरे प्रव्यू में आता है जी,
उसके खिलाफ एक्शन लेगी हमारी कमेटी। मेरे साथ 4 आदमी और हैं, हम 500 आदमी फैसला करेंगे, मैं अकेला नहीं कर सकता। और अगर मेरे प्रयोग से, हमारी कमेटी के प्रयोग से बाहर है, जैसे मेंबर पार्लियामेंट हैं या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर सकते। उनके खिलाफ कार्रवाई सेंटर करेगा जी। हम खाली, हमारे पास कोई बात आती है तो हम उनको फॉरवर्ड कर सकते जी। अच्छा सोई साहब, बिल्कुल है ना, आखिरी में चौधरी देवीलाल, भजनलाल, छोटालाल साहब, बंसीलाल के साथ कुछ अच्छे यादगार किस्से बताओ, जो भी आप लोगों के साथ बैठते हो उन किस्सों को याद करते हो, हंसी मजाक या कोई और अच्छे किस्से इनके एक दो। देखिए, चौधरी देवीलाल के बारे में तो मैं ये कहूँगा, जब मैंने नॉमिनेशन फाइल किया, मैं भी उस दिन लास्ट डे था, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए 10-15 हज़ार की भीड़ लेकर आया था। और चौधरी चरण सिंह भी नॉमिनेशन फाइल करने आए थे जी। और जब हमें पता लगा चौधरी चरण सिंह आ गए, वो हमारे काफिले के बराबर से निकली, उनकी 8-10 गाड़ी, क्योंकि एक्स प्राइम मिनिस्टर थे। तो मैं एकदम से उनके पास गया, बार रूम में बैठे थे वो सारे वकीलों में, मेरे को नाम से जानते थे, शक्ल से नहीं जानते थे। चौधरी चरण सिंह बैठे, आगे वकील बैठे 800-700। मैंने उनको कहा, चौधरी साहब नमस्ते जी। मैं कोट पहने हुए था, वो काले से रंग का लगता था, ऐसा लगता था जैसे वकील होता है। मैंने चौधरी चरण सिंह को कहा, चौधरी साहब नमस्ते जी। बोले आजा भाई बैठ जा। मैंने कहा, चौधरी साहब मैं बैठता नहीं, मैं तो आपका राइवल कैंडिडेट हूँ, धर्मपाल सिंह मलिक, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। वो बहुत ग्रेट आदमी थे, वो बैठे नहीं रहे, खड़े हो गए और मेरी जफ्फी भर ली और कहने लगे कोई बात नहीं भाई, लड़ेंगे। मगाना जी आशीर्वाद दो, हमारे बड़े नेता हो और हम तो बालक हैं आपके जी। इन द मीन टाइम चौधरी देवीलाल बैठे थे बराबर में, उन्होंने कह दिया, धर्मपाल मैं दूंगा भाई आशीर्वाद। चौधरी साहब आप दे दो, आप भी बड़े हो जी। हमारी धरती सारी रगड़ के घेर दिया आपने जी, सारे का हंड के, बिल्कुल आप दे दो। बोले नहीं, अरुण नेहरू से लिया। मगा जी अरुण नेहरू मैंने के जाने, आप तो हमारे नेता हो जी, उसके आशीर्वाद से तो टिकट मिलकर यहाँ तक आ गया। अब दो। बोला नहीं, मैदान में ही लड़ेंगे जी। उनका तो युवा है। अच्छा, चौधरी बंसीलाल का ये है, 84 में मैं MP बन गया। चौधरी बंसीलाल रेलवे मिनिस्टर थे जी। और मेरी, क्योंकि उस टाइम रेलवे का बजट अलग होता था और जनरल बजट अलग था, आज तो इकट्ठा कर दिया बिल्कुल। लेकिन मेरी मतलब नाम निकाल दिया पार्टी ने। पार्टी फैसला करती है कौन MP कौन से बजट में हिस्सा लेगा या नहीं लेगा। मेरा नाम रेलवे बजट में निकाल दिया और मैं नया आदमी था बोलते वक्त, मैं क्योंकि बहादुरगढ़ भी हल्के में था, सफीद और जुलाने तक था जी। मैं बोलते हुए मैंने कहा जी बहादुरगढ़ से रेलवे लाइन खरखौदा आनी चाहिए, खरखौदे से सोनीपत है, यहाँ से फिर सफीदों जानी चाहिए, सफीदों से जुलाना जाना चाहिए। और उसमें ये होता है कि जो कंसर्न मिनिस्टर है, जैसे रेलवे बजट पर रेलवे मिनिस्टर है तो बंसीलाल ने जब जवाब दिया, वो जो भी उस बजट में बोलता है उसका जवाब देता है वो कंसर्न मिनिस्टर जी। तो बंसीलाल कहने लगे भाई एक हमारा नया MP बन का है, वो अगला इलेक्शन दिल्ली में बैठ कर लड़ना चाहो सारे के घुमा देंगे। तो ये किस्सा है। तो ये सारा सिलसिला देखा जी। तो बहुत। छोटाला साहब का कोई किस्सा बताओ। छोटाला साहब दरअसल में देखो, कभी वैसे मिलते हैं ब्याह शादी में, कहीं मौत में, खुशी में, गमी में। देवीलाल की डेथ हुई, मैं गया था। और अभी चौटाला साहब की डेथ हुई, जब भी गया था। चौटाला साहब से कई दफ़े ब्याह शादी में खुशी गम मिल लेते थे, लेकिन वो भी और मैं भी एक दूसरे की बहुत इज्जत के साथ बोलते थे जी। बल्कि चौधरी देवीलाल का तो यहाँ तक बताता हूँ मैं जब कांग्रेस का प्रधान था और भैंसवाड़ कला में जलसा था जी मेरा, और मैंने चंडीगढ़ से आना था। चंडीगढ़ से सीधा बीदल आना था और बीदल से कुछ ट्रैक्टर वगैरह लेकर बैठ के लोग जाने थे जी। जब मैं वहाँ गया तो हमारी दहलीज में
चोई देवीलाल बैठे बाहर, अच्छा। और वो सुमित्रा, डॉक्टर सुमित्रा चोई बंसीलाल की लड़की, वो बैठी चारपाई पे, और मेरे घर वाली बैठी जी। वो सोनीपत से वहाँ गाँव में पहुँच गई, इकट्ठे जाना था। तो मैंने आते चोई साहब को नमस्ते दी। मगर चोई साहब भी दिलवाड़ो भाई, चौधरी साहब की सेवा पानी करी है कि नहीं? जी। बोले बतेरी कर रखी भी दिलाल ने मेरी सेवा। मैं नहीं चोई साहब, फिर भी हमारा धर्म बनता है, फर्ज है। जी। बोले ना, मैंने दूध पी लिया। जी। मैं सुनाओ फिर कैसे आए थे? जी। बोले 2 काम है भाई, एक तो सुधा मैंने दे दे, जी। मेरे बंसीलाल की छोरी ने मैं लिया, जी। इसने लीडर बनाऊंगा। जी। बंसीलाल की बेटी साथ में बैठी थी उसके, सुमित्रा। जी। मगर जी आपकी बेटी है, ले जाओ, मैंने क्या करना है? जी। बोले ना, ये तो रोटी पुआओगा, मैंने सुनी है घनी पड़ रही है यार, और मैं इसने लीडर बना दूंगा। वो ऐसे ऐसे काम करते थे। जी। बात कर लो जी, ले जाओ, मुझे कोई इतराज नहीं। मगर ये तो मैंने बता दिया। जी। दूसरी और बताओ। बोला भाई दूसरा इस्तीफा दो तुम, SYL किनाल के बारे में सारे कांग्रेसियों के इस्तीफे लेते फिर लेते वो। जी। मैंने कहा तो साहब इस्तीफा नहीं दूँ, आगे ही बने हैं, इस्तीफा कैसे दें? तो ये किस्सा उनका मेरा हुआ। जी। 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 और भजनलाल के तो बहुत किस्से होंगे। तो ये भजनलाल के थे, मतलब वो आदमी बहुत सामाजिक था, किसी से कड़वाहट नहीं रखता था। और एक किस्सा तो मेरे सामने, मैं आपको उनका ऐसा बताता हूँ। मैं उस टाइम प्रधान था, हिसार आए हुए थे, तो भजनलाल चीफ मिनिस्टर, और हिसार रेस्ट हाउस में बैठे, और वहाँ ड्राइंग रूम जो हिसार रेस्ट हाउस में बहुत बड़ा है जी। उसके दरवाजे, मतलब एक इधर है एक इधर से लोग आएंगे, 5-7 हज़ार लोग खड़े लाइन में, और वो इधर से निकल जाएंगे, और पीछे सारे अधिकारी बैठे, DC, कमिश्नर, DIG, SP, सब हर एक महकमे के एक्शन, SC वगैरह, और जिसका जो काम आओ ले भाई। एक आदमी आया, लंबरदार था, आदमपुर हल्के का था, और बिश्नोई था। बोले हाँ सुना लंबरदार, उसने नक्शा रखा मेज पे। बोला मेरे खेत में न्यू रास्ता निकलना चाहिए। बोला लंबरदार, मन कैद हुए समझाया यार तुम, ये नहीं हो सकता, दूसरे खेत में मैं रास्ता क्यों कर दे दूंगा। जब वो ये बात चली रही थी शीत वक्त, वहाँ DC ने 4 गिलास जूस मंगवा लिए हमारे लिए, हमने तो पी लिए। तो भजनलाल का मेज पर रखा था, लंबरदार ने कौन मार दी, वो खिंड गया। देख लिया सारे अधिकारी, एकदम चौक से हुए कि इन्हें कैसे कर दिया। बोले भजनलाल बोले भाई रहने दो, ये लंबरदार हमारा आदमी है जी। हालांकि आज तक इन्हें मेरी राय नहीं दी, लेकिन इसकी तसल्ली करके भेजूंगा जी। फिर उसने दूसरा गिलास ठीक है ना, छोड़ने नहीं पाना, और वो न्यू कर दिया। फिर भजनलाल बोले लंबरदार, आज तक मेरी राय नहीं दी जी, राग नहीं दे, तो न्यू चाव है कि मैं तने पकड़वा दूं, और यूँ बहाना लेके तो हाई कोर्ट में पहुंच जा जी। भाई मैं तेरा का हाथ जोड़ू, मैं तने नहीं पकड़ रहा हूँ जी। तो वो इतना ठंडा आदमी था जी, गजब था। चलो, और कोई आखिरी में मन की बात, दिल की बात आप कहना चाहो? भाई साहब, मन की बात ये है कि मैं खुद दुखी हूँ कि राजनीतिक आदमी के प्रति लोगों की जो भावना है वो बहुत गलत होगी। आज राजनीतिक आदमी को अच्छा नहीं मानते, ठग मानते हैं कि भाई ये तो अपने मतलब के लिए राजनीति में आते हैं। पहले लोग राजनीति में आया करते अपना सब कुछ कुर्बान करके लोगों की सेवा के लिए जी। वो समय आना चाहिए, और जब लोगों की तसल्ली होगी उसी समय के इंतज़ार में हम, और जो हम कर सकते हैं, मैं तो ईमानदारी के साथ ज़िंदगी में रहा, उसी लाइन पर मैं हूँ जी, और उसी ढंग से लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। ये तो सब ये हो गया ना, पैसा कमाने के लिए ज़्यादा टारगेट हो गया, इसीलिए वो गलत हो गया जी। उससे लोगों में उनसे हमदर्दी नहीं रही जी। वो चुनाव में फिर लोगों की गलती में एक भी नहीं मानता। जनता जनार्दन कभी गलत हो नहीं सकती, वो मालिक हैं जी, लेकिन एक उनकी भी गलती मानता हूँ थोड़ी सी।
आज आप देखोगे, आप तो रोज पब्लिक में रहते हो, जी। मैं आज भी ये कहता हूँ, पब्लिक ने अब कह देते हैं जी उम्मीदवार गलत दे दिया। पब्लिक ने किसी पार्टी के साथ नहीं रहना चाहिए और पक्का उम्मीदवार ना अपने पार्टी का पक्का होना चाहिए। नेताओं ने जी। नेता तो कहीं मर्जी में आओ चले जा, और लोग हो गए पार्टियों के साथ। जी। जब बढ़िया आदमी आएंगे, जब लोग ये फैसला, क्योंकि वो तो जज हैं, बिल्कुल, जब वो फ्रीक ना बने और ये फैसला करें हम फर्स्ट क्लास आदमी होगा जो सच्चा सुच्चा होगा आएगा जिस पार्टी का, जब हम आगे काम करेंगे फिर हर पार्टी बड़ी आदमी देगी। जी, ये बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका जी। बहुत मेहरबानी। ये थे चौधरी धर्मपाल मलिक जी, और जिन्होंने 1984 के लोकसभा चुनाव में और चौधरी देवीलाल को हराया था, यानी हरियाणा की बहुत बड़ी हस्ती थे उसमें। और पुराने समय के किस्सों को हमने याद किया। आप कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त धर्मपाल, धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।